वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। आप सभी खूबसूरत बच्चों का हमारे चैनल जिसका नाम है एग्जामपुर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुभम सिंह करंट अफेयर्स के सेशन में रोजाना की तरह आपका फिर से स्वागत करता हूं, जिसमें हम रोजाना डिटेल्ड लेवल पे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और ये क्वेश्चंस वो होते हैं जो कि आपके करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। तो आज 23 जून है, तो देख लेते हैं 23 जून से रिलेटेड कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पहला इंडोनेशिया ओपन किस वर्ष आयोजित किया गया, इन विच ईयर द फर्स्ट इंडोनेशियन ओपन वाज कंडक्टेड। तो याद रखिएगा साल 1982 में पहला इंडोनेशियन ओपन को कंडक्ट कराया गया था। इंडोनेशियन ओपन की अगर मैं बात करूं तो ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है। ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है जिसका आयोजन कौन कराता है, तो याद रखिएगा इसका आयोजन इंडोनेशिया कराता है। इसका आयोजन हर साल इंडोनेशिया कराता है और इसका पहला एडिशन 1982 में कराया गया। अगर मैं बात करूं इस साल की इंडोनेशियन ओपन की, तो इसका आयोजन 13 से लेकर 18 जून के बीच में हुआ और इसका आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो होस्ट करने वाली शहर थी वो थी जकार्ता, है ना। तो इंडोनेशियन ओपन को हाल ही में किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया, तो याद रखिएगा जकार्ता नाम की एक शहर आपको देखने को मिलेगी इंडोनेशिया के अंदर और इनके ही द्वारा इंडोनेशियन ओपन को हाल ही में कंडक्ट कराया गया, जिसका पहला एडिशन 1982 में होता है। आइए जानते हैं इससे रिलेटेड कौन सी वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर मैं इंडोनेशियन ओपन की बात करूं तो इसको ऑर्गेनाइज कराने वाली बॉडी होती है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडोनेशिया। जी हाँ, इंडोनेशिया की जो बैडमिंटन एसोसिएशन है वो इस टूर्नामेंट को कंडक्ट कराती है। सबसे पहला जो टूर्नामेंट कंडक्ट कराया जाता है वो 1982 में कराया जाता है। अगर आपसे पूछे कि मेंस सिंगल्स की कैटेगरी में सबसे ज्यादा इंडोनेशियन ओपन का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो याद रखिएगा ट्राई कुशर जंतु वो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मेंस सिंगल्स की कैटेगरी में सबसे ज्यादा इंडोनेशियन ओपन जीता है। कितने जीते हैं, तो 6 जीते। अगर मैं वुमेन्स की बात करूं तो वुमेन्स सिंगल्स की कैटेगरी में सबसे ज्यादा इंडोनेशियन ओपन जीतने वाली महिला कौन हो जाएंगी, तो मिनार्ती टुमुर, और इन्होंने भी 6 इंडोनेशियन ओपन के सिंगल्स को जीता। अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कि इंडोनेशियन ओपन के अंदर इंडिया के वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेडल्स को हासिल किया है, तो याद रखिएगा साल 2009, साल 2010 और साल 2012 में साइना नेहवाल इन्होंने वुमेन्स सिंगल्स की कैटेगरी में इस खिताब को जीता था। और अगर मैं मेंस कैटेगरी की बात करूं तो मेंस सिंगल्स की कैटेगरी में श्रीकांत किदम ये 2017 में इस खिताब को जीत चुके हैं। तो अभी तक केवल आपको 2 लोग यहां पे देखने को मिलेंगे। साइना नेहवाल 3 बार जीत चुकी है और श्रीकांत किदम भी आपको 1 साल जीतने को देखने को मिलेंगे। अगर मैं साल 2023 की बात करूं जिसका आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर किया गया, यहां पे मेंस डबल की कैटेगरी में मेंस डबल्स की कैटेगरी में यहां पे आपको सात्विक और चिराग देखने को मिलेंगे जिन्होंने पहली बार इस खिताब को जीता है। साथ ही साथ ये पहले इंडियंस डुओ बन गए हैं जिन्होंने मेंस डबल की कैटेगरी में भी इंडोनेशियन ओपन को जीता है। यानी कि ये इनका खुद का भी पहला खिताब है इंडोनेशियन ओपन का। साथ ही साथ मेंस डबल की कैटेगरी में हमने अभी तक खिताब नहीं जीता था, तो ये जीतने के बाद वो भी हमने माइलस्टोन जो है वो हासिल कर लिया है। अगर मैं सात्विक और चिराग की बात करूं तो ये लगातार बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं बैडमिंटन की फील्ड में। जैसे हाल ही में इन्होंने भारत को दूसरा गोल्ड मेडल जितवाया था एशियन चैंपियनशिप के अंतर्गत। साथ ही साथ जो वर्ल्ड चैंपियनशिप कंडक्ट कराया गया था उसके अंदर भी सबसे पहला मेडल जो कि ब्रोंज मेडल था, इसको दिलवाने वाले जो प्लेयर थे वो कौन थे, सात्विक और चिराग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी किससे रिलेटेड, पहले क्वेश्चन से रिलेटेड। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को हाल ही में यूरोपीय निबंध पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। आपको बताना है कि which of the following Indian recently being announced as the winner of European Essay Prize। दामोदर मौजे की बात करूं तो हाल ही में अगर आपको याद हो 57वें नंबर का इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। 57वें नंबर का इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। अगर मैं रामचंद्र बुआ की बात करूं तो यूके के अंदर इनको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अगर मैं अरुंधति रॉय की बात करूं तो याद हो अगर आपको 1997 में इनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। किस प्राइज से सम्मानित किया गया था, तो बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था।
तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यूरोपियन एसे प्राइज हाल ही में किसके द्वारा जीता गया है? तो याद रखिएगा अरुंधति रॉय के द्वारा ही जीता गया है। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन सी वो बातें हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर मैं यूरोपियन एसे प्राइज की बात करूं तो ये पहला ऐसा प्राइज है जो कि दिया जाता है एसे के फील्ड में, यानी कि निबंध के फील्ड में दिया जाने वाला पहला प्राइज जो है वो हो जाएगा यूरोपियन एसे प्राइज। इसका पहला संस्करण होता है, यानी कि पहली बार ये अवार्ड दिया जाता है 1975 में। इस बार जो अरुंधति रॉय ने इस खिताब को जीता है, इसके लिए एक प्रॉपर अवार्ड सेरेमनी होने वाला है 12 सितंबर 2023 को, और ये अवार्ड सेरेमनी लॉसेन स्विट्जरलैंड के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। दामोदर मावजी की बात करूं तो इन्होंने हाल ही में 57th नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड जीता है। रामचंद्र गुहा की बात करूं तो एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड अवार्ड इन्होंने हाल ही में जीता है, और अरुंधति रॉय ने 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज जो है वो जीता था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि हाल ही में कितने देशों ने खान क्वेस्ट अभ्यास में भाग लिया है, यानी कि हाउ मेनी कंट्रीज रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। तो याद रखिएगा हाल ही में खान क्वेस्ट के अंदर आपको 20 कंट्रीज यहां पे देखने को मिलेगी, जिसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया है। जी हाँ, खान क्वेस्ट के अंदर इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। साथ ही साथ ये किस टाइप का एक्सरसाइज है? तो याद रखिएगा ये एक आर्मी एक्सरसाइज। ये किस टाइप का एक्सरसाइज है? तो ये आर्मी एक्सरसाइज है, यानी कि इंडियन आर्मी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया होगा। इंडियन आर्मी की कौन सी विंग ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है? तो याद रखिएगा बच्चों, इंडियन आर्मी की कौन सी विंग ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? तो याद रखिएगा गढ़वाल राइफल्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। ये जो एक्सरसाइज है कि ये कितने दिनों का एक्सरसाइज है? तो याद रखिएगा 14 दिनों का ये एक्सरसाइज होने वाला है, और इस एक्सरसाइज का मेन मोटिव है जो यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग आर्मी होती है। जैसे आप सभी को पता है कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 1945 में होती है, और इसका काम होता है पीस एंड सिक्योरिटी का। बट ये पीस एंड सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन करेगी, पीस एंड सिक्योरिटी को कैसे स्टैब्लिश करेगी, उसके लिए इसके पास 80,000 की सेना है। 80,000 की इसके पास सोल्जर्स है, और ये सोल्जर्स अलग अलग देशों से आए हैं, जिसमें आपको लगभग 6,000 सोल्जर्स इंडिया से भी देखने को मिलेंगे। यानी कि मैं कहना ये चाहता हूं कि जो यूनाइटेड नेशंस है ये वो बॉडी है जो कि पूरी दुनिया के अंदर पीस एंड सिक्योरिटी का काम करती है, जिसकी स्थापना 1945 में होती है, जिसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क के अंदर देखने को मिलेगा। अब इसके द्वारा पीस के मेंटेन करने के लिए सोल्जर्स की जरूरत होती है, और सोल्जर्स जो है ये अलग अलग देशों से सोल्जर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसे हम यूएन पीस कीपिंग फोर्स के नाम से जानते हैं। इसमें इंडिया की तरफ से आपको 6,000 सोल्जर्स देखने को मिलने वाले हैं। अब जब पीस कीपिंग फोर्स किसी देश में जाती है तो देश में जाने के लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज की ट्रेनिंग उनको कराई जानी चाहिए, और इसी मोटिव की वजह से ये खान क्वेस्ट एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जा रहा है। याद रखिएगा इस खान क्वेस्ट एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जा रहा है कहां पे? मंगोलिया के अंदर। किसके सपोर्ट से? तो याद रखिएगा यूएसए के सपोर्ट से। ठीक है, तो खान क्वेस्ट एक्सरसाइज जो है ये यूएन पीस कीपिंग जो फोर्सेस होती हैं इनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है 14 दिनों का, जिसमें 20 देश यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं, और होस्ट कंट्री है मंगोलिया विद द हेल्प ऑफ यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, गोधान न्याय योजना। आपको बताना है गोधान न्याय योजना हाल ही में किस राज्य के अंदर शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा गोधान न्याय योजना जो है वो 2021 में सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ के अंदर शुरू किया जाता है। छत्तीसगढ़ के अंदर शुरू किया जाता है। उसके बाद हाल ही में झारखंड के अंदर गोधान न्याय योजना को शुरू किया गया है। अब जानते हैं इस योजना के अंतर्गत कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट बातें। याद रखिएगा सबसे पहली बार इसको छत्तीसगढ़ के अंदर शुरू किया गया था साल 2021 में, और अब इसे लॉन्च किया गया झारखंड के अंदर, और झारखंड के अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको लॉन्च किया गया। इसके अंदर मेन मोटिव क्या है? इसके अंदर मेन मोटिव है कि जो झारखंड सरकार है वो चाहती है कि जो फार्मर्स है, जो किसान है, वो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ना करके, किसान जो है वो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ना करके जो काऊ डंग होता है ना, जो काऊ डंग होता है उसका इस्तेमाल करे, ताकि उनकी खेती भी अच्छी हो, न्यूट्रिशन वाली खेती हो, साथ ही साथ उनका जो सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें सुधार किया जाए। तो कुल मिलाकर इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है किसानों को अवेयर करना, किसानों को मोटिवेट करना कि वो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करके वो काऊ डंग का इस्तेमाल करें, जो कि एक नेचुरल पेस्टिसाइड होता है, नेचुरल फर्टिलाइजर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं।
हाल ही में गृहा ज्योति स्कीम किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया, आपको बताना है कि विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड गृहा ज्योति स्कीम। तो याद रखिएगा गृहा ज्योति स्कीम लॉन्च किया गया है कर्नाटका के अंदर। जी हाँ, कर्नाटका के अंदर एक स्कीम को लॉन्च किया गया जिसका नाम हो जाएगा गृहा ज्योति स्कीम। आइए जानते हैं इस स्कीम का मेन मोटिव क्या है। याद रखिएगा इस स्कीम का मेन मोटिव है अफोर्डेबल हाउसिंग टू द पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली, यानी कि कर्नाटका के अंदर वो लोग, कर्नाटका के अंदर जो गरीब वर्ग है और जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको खुद का मकान यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। मकान नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, एक्चुअली इनको लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे और ये जो लोन्स होने वाले हैं ये इजी इंटरेस्ट में होने वाला है। यानी कि कर्नाटका सरकार चाहती है कि वहां के जो गरीब जनता है, वहां की जो मिडिल क्लास जनता है जिनके पास खुद का घर नहीं है, उनको इजी लोन में इजी इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड किया जा सके ताकि वो खुद का घर जो है वो बना सके। इसे कौन से स्कीम के अंतर्गत लॉन्च किया गया, तो याद रखिएगा कर्नाटका की एक स्कीम है जिसका नाम है हाउसिंग फॉर ऑल, और इस स्कीम को 5 सालों के लिए लॉन्च किया गया जिसमें 5 साल में 4.5 लाख से भी ज्यादा घरों को बनाया जाएगा, जिसमें 2.5 लाख का फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं कि कोई सेंटर के अंदर भी कोई ऐसी स्कीम है जिसमें घर से रिलेटेड योजना को शुरू किया गया, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसकी शुरुआत 2015 में होती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंतर्गत आता है और ये भी जनता के लिए घरों को बनवाने का बेसिकली काम करता है। तो याद रखिएगा गृहा ज्योति स्कीम जो है ये कर्नाटका के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अंदर 2.5 लाख रुपए जो है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, यानी कि 2.5 लाख का लोन दिया जाएगा कर्नाटका में रहने वाली गरीब जनता, साथ ही साथ जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको जिनके पास घर नहीं। तो ये एक हाउसिंग स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, तो कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है सोल ऑफ स्टील चैलेंज हाल ही में किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में संपन्न हुआ। सोल ऑफ स्टील चैलेंज रिसेंटली कंक्लूडेड इन विच स्टेट। तो याद रखिएगा हाल ही में सोल ऑफ स्टील चैलेंज जो है वो उत्तराखंड के अंदर इसका समापन हुआ। आइए जानते हैं सोल ऑफ स्टील चैलेंज क्या है और कौन कौन सी वो प्रमुख बातें हैं जो किससे जुड़ी हुई है। अगर मैं बात करूं सोल ऑफ स्टील, तो सोल ऑफ स्टील चैलेंज जो है इसको इनिशिएट किया गया था साल 2019 में। सोल ऑफ स्टील चैलेंज जो है इसको इनिशिएट किया गया था साल 2019 में और इसको इनिशिएट किया गया था एक ग्रुप के द्वारा जिसका नाम है क्लॉ। क्लॉ का मतलब होगा कॉन्क्योर लैंड एयर वाटर। ये जो क्लॉ है इसको बनाया गया था मेजर विवेक जैकब, जो कि पैरा एसएफ में भी ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो सोल ऑफ स्टील चैलेंज है इसकी शुरुआत की जाती है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। कहां पे, तो उत्तराखंड के अंदर। इसके अंदर 12 वीक्स का एक प्रोग्राम है जिसमें जो सोल्जर्स हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसको इंप्लीमेंट कौन कर रही है, तो इसको इंप्लीमेंट कर रही है क्लॉ ग्लोबल। क्लॉ ग्लोबल का मतलब हो जाएगा कॉन्कोर लैंड एयर एंड वाटर, जिसको रेगुलेट करने का काम, जिसको ऑपरेट करने का काम मेजर विवेक जैकब करते हैं, जो कि एक्स पैरा एसएफ आर्मी के ऑफिसर। ठीक है, ये जो सोल ऑफ स्टील चैलेंज है इसको 14 जनवरी को लॉन्च किया जाता है, यानी कि 14 जनवरी 2023 को इसको लॉन्च किया जाता है। और याद रखिएगा 14 जनवरी को ही हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे के उपलक्ष्य पे एक चैलेंज को लॉन्च किया जाता है जिसका नाम हो जाएगा सोल ऑफ स्टील। क्या ये सोल ऑफ स्टील चैलेंज भारत का खुद का चैलेंज है, भारत का खुद का इनिशिएटिव है? तो नहीं, सोल ऑफ स्टील चैलेंज ये एक इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है यूरोपियन कंट्रीज से, जहां पे आयरन मैन ट्राइलॉथन के नाम से इसको कंडक्ट कराया जाता है। इसके अंतर्गत किसी भी उच्च ऊंचाई की सहन शक्ति का परीक्षण किया जाता है, कौशल परीक्षण, युवा विकास, साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने का यहाँ पे काम किया जाता है। तो याद रखिएगा उत्तराखंड के अंदर 14 जनवरी 2023 को सोल ऑफ स्टील चैलेंज को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। इसको ऑपरेट करने का काम कर रही है क्लॉ ग्लोबल। क्लॉ ग्लोबल ये जो इनिशिएटिव है ये किसका है, तो मेजर विवेक जैकब का ये इनिशिएटिव है जिसके अंदर ये लोग हाई एंड्योरेंस वाले काम कराते हैं, माउंटेन्स में चढ़ने का काम, हाई एडवेंचर एक्टिविटी का काम यहाँ पे कराया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है हु टॉप्स द लिस्ट इन लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाइन जीरो सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। आपसे पूछ रहा है कि लीड ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व जीरो सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स की सूची में कौन शीर्ष पे है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है
और ये सर्टिफिकेशन उन बिल्डिंग्स को दिया जाता है, उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को दिया जाता है जो लोग बिल्डिंग्स को बनाते हैं इस तरीके से ताकि वो पर्यावरण को दूषित ना करे, यानी कि ऐसे बिल्डिंग्स, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ग्रीनरी को प्रमोट कर रही है, उनको सर्टिफाइड किया जाता है। और आपको बताना है इस लिस्ट के अंदर कौन सा देश टॉप किया है, यानी कि कौन से देश के अंदर कितने बिल्डिंग्स है जिनको जिनको लीड सर्टिफाइड का प्रमाण मिला है। तो याद रखिएगा इंडिया जो है इसमें टॉप पे होने वाला है, दूसरे नंबर पे आपको यूएसए मिलेगा और तीसरे नंबर पे चाइना मिलेगा। यानी कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा वो बिल्डिंग्स है जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना इसे बनाया गया है, और इसमें भारत जो है वो टॉप पोजीशन पे है। आइए अगर मैं बात करूं लीड जीरो सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स का, तो लीड जीरो उन परियोजनाओं को मान्यता देता है जो कार्बन, ऊर्जा, पानी या अपशिष्ट की श्रेणियों में शुद्ध, शून्य या शुद्ध सकारात्मक स्थिति तक पहुंच चुके हैं। यानी कि वो बिल्डिंग्स, वो ऐसी योजनाएं, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो कि ग्रीनरी को प्रमोट करते हुए डेवलप की गई है। हाल ही में एक रिपोर्ट को रिलीज किया गया है जिसका नाम हो जाएगा ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन एंड यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, यानी कि इन दोनों के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया जाता है, कौन कौन से बिल्डिंग्स को इंक्लूड किया जाता है, तो याद रखिएगा ऑफिस स्पेस, हॉस्पिटल्स, रिटेल मॉल्स, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स एंड डेटा सेंटर्स। यानी कि ये जो ग्रीन सर्टिफाइड बिल्डिंग्स है, यानी कि आप समझिए मैं क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि वो कौन सी देश है जो कि ग्रीन बिल्डिंग्स को सबसे ज्यादा प्रमोट कर रही है, यानी कि पर्यावरण को दूषित किए बिना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डेवलप करने का काम कर रही है। तो इसमें भारत जो है वो नंबर 1 पे। अगर मैं आपसे पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की तरफ से वो कौन से फर्म्स हैं जो इसमें बेहतरीन काम कर रही हैं, तो आपको एक डीएलएफ देखने को मिलेगा जो कि एक रियल स्टेट कंपनी है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे आईटीसी देखने को मिलने वाला है। भारत के अंदर कितने ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो कि लीड सर्टिफाइड है, याद रखिएगा भारत के अंदर टोटल 73 बिल्डिंग्स हैं जो कि लीड सर्टिफाइड है, जो कि ओवरऑल बिल्डिंग्स का 45%, यानी कि पूरी दुनिया में 150 बिल्डिंग ऐसी हैं जो कि लीड सर्टिफाइड है, जिसमें से 73 बिल्डिंग्स जो है वो भारत के अंदर देखने को मिलेगी। और इसमें जो बेहतरीन काम करने वाली स्टेट्स हैं वो है हरियाणा और तमिलनाडु। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है आईएनएस वजीर के बारे में। हाल ही में आईएनएस वजीर रिसेंटली विजिटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। हाल ही में आईएनएस वजीर ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश का दौरा किया, तो याद रखिएगा आईएनएस वजीर जो है वो कोलंबो की तरफ गया था, यानी कि श्रीलंका के दौरे पे आईएनएस वजीर निकलता है। आइए जानते हैं क्या स्टोरी है। आईएनएस वजीर की बात करूं तो आईएनएस वजीर जो है ये कलावरी क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, और ये कलावरी क्लास की पांचवी सबमरीन होने वाली है। इससे पहले जो 4 सबमरीन थी वो है आईएनएस कलावरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करनंज और आईएनएस वेला। इसको बनाया गया मैज़ेगॉन डॉकयार्ड लिमिटेड जो कि आपको मुंबई की देखने को मिलेगी, और इसको लॉन्च किया गया था 23 जनवरी 2023, यानी कि ये कमीशन हुआ है 23 जनवरी 2023 के अंदर। आईएनएस वजीर हाल ही में कोलंबो की यात्रा पे गया था जो कि 22 जून को वापस आ चुका है। ये इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पे वहां पे पहुंचा हुआ था, जिसमें बहुत सारी इनिशिएटिव्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स को आयोजन किया गया था इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर। ठीक है, तो यहां तक रखते हैं आज के सेशन को। मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। खत्म कर लेंगे।